हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो इस सेकेंड लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सेकेंड लेक्चर में अब हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे नाम से ही आप इसके बता सकते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझने के लिए इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। ये तो होता है, केमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के बारे में पढ़ते हैं, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस जो इसकी स्टडी करते हैं वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। तो विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है या वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण पढ़ते हैं। यानी जिस ब्रांच में जो केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू केमिकल एनर्जी। ये दोनों चीजें चलती है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो जिस उपकरण या जिस एपरेटस की सहायता से इसको कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो कहलाता है गैल्वेनिक सेल। यानी इस सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। हम गैल्वेनिक सेल के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, उस उपकरण को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। तो ये दो आपके सेल हैं, एक है आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं, पदार्थ भरे रहते हैं सेल के अंदर, उन जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स की केमिकल एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हमने 3 टॉपिक पे फोकस करना है। 3 टॉपिक क्लास 12th में आपने 3 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 3 टॉपिक क्या क्या है देखिए। पहला टॉपिक आपने पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। पहला आपका है गैल्वेनिक सेल। तो फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा गैल्वेनिक सेल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल। और तीसरा होता है वैद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, या विलयन की वैद्युत चालकता, या विलयन की चालकता हम सिंपली कहते हैं विलयन की चालकता। अर्थात जो सेल में जो पदार्थ भरा रहता है उस पदार्थ की चालकता क्या है, वो पदार्थ कितने मतलब उसकी उस पदार्थ की जो चालकता होती है उस पदार्थ की, या विलयन में जो पदार्थ है उसकी चालकता का निर्धारण करेंगे। तो 3 टॉपिक आपने इसमें पढ़ने हैं, फोकस जो करने हैं। पहला आपका गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक,
वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो यूज होता है, यानी जो किसी पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ की परत चढ़ानी है, पॉलिश करनी है किसी धातु की, तो वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो यूज होती है वो वैद्युत अपघटनी सेल के द्वारा होती है। गैल्वेनिक सेल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे ड्राई सेल है, डेनियल सेल है, वो सारे के सारे गैल्वेनिक सेल का एक फॉर्म है। तो गैल्वेनिक सेल में हम करते हैं केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें, ये जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। यानी इस सेल में किसी बाहरी सोर्स से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है या इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और केमिकल एनर्जी बनती है। तो ये 3 टॉपिक आपने पढ़ना है। थर्ड टॉपिक आपका विलयन की चालकता है, या हम कहते हैं जो पदार्थ उस सेल के अंदर भरा है, जो वैद्युत अपघट्य उस पदार्थ के अंदर भरा है, उस वैद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अब हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको हमने फोकस करना है वो है आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पहला जो आपने पढ़ना है वो है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको बेसिक तो मैंने बता दिया कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, जिसके इनपुट में, यानी इनपुट जो हम दे रहे हैं, इनपुट में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, और आउटपुट क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट अर्थात जो केमिकल एनर्जी है, जो पदार्थ उसके अंदर भरे हुए हैं, जो मटेरियल है, उस मटेरियल की जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक, यानी गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनमें सेल में उपस्थित पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नंबर दूसरा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है इसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, सोचिए, स्पॉन्टेनियस कहा तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, यानी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस या जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, अब ये तो दो पॉइंट हो गए कि गैल्वेनिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः प्रकार की होती है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है, किसी बाहरी सोर्स से हमें किसी इफेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आप गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन करो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, आपके पास घर में सेल होता है, आप उसके 2 एंड जोड़ दो, प्लस और माइनस एंड जोड़ दो, एक वायर से बीच में बल्ब लगा दो, यहाँ प्लस एंड को जोड़ दो, माइनस को जोड़ दो, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ठीक, यानी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रही है। जब तक सेल से ईएमएफ उत्पन्न होगा वो बल्ब आपका ग्लो करेगा, जैसे ही सेल खत्म हो जाएगा बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रम है। यानी जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया पे कार्य करते हैं, और इसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, अब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का विचार साइंटिस्टों के माइंड में कहां से आया होगा। अब ये कहीं तो कभी ना कभी कुछ ऐसी प्रोसेस हुई होगी ना कि साइंटिस्ट के माइंड में एक विचार आया कि हम सेल में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो संभवतः ये मानते हैं कि कभी ऐसा हुआ होगा, कोई साइंटिस्ट होगा और उसके कहीं आसपास में कोई बीकर पड़ा होगा, उसने वो बीकर लिया, और हो सकता है उसके पास कॉपर सल्फेट का पाउडर पड़ा हो। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उस बीकर में कॉपर सल्फेट के पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, यानी कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना दिया। ठीक, हो सकता है उस साइंटिस्ट के पास कोई जिंक की रॉड भी पड़ी हो, तो उसने क्या किया, इस बीकर में एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। ठीक, तो जब उसने क्या किया, इस जिंक की रॉड को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद जब वो कुछ समय बाद उसने इसको देखा होगा दोबारा से, यानी क्या चेंजेज हुए
क्योंकि कोई भी डिस्कवरी ऐसी होती है ना, एक्सीडेंटली होती है, तो हो सकता है साइंटिस्ट के आसपास उसके बैकयार्ड में कोई कंटेनर पड़ा हो, उसने उस कंटेनर को लाया और लाने के बाद, क्योंकि वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं ऐसे ही करते हैं ना कि दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उनके चलता रहता है, तो हो सकता है उनके दिमाग में चल रहा हो एक बीकर को या किसी कंटेनर को लाए और घर में कॉपर सल्फेट का पाउडर पड़ा होगा, उसका सॉल्यूशन बनाया, डिप डाल दिया, एक जिंक की रॉड डिप कर दी, अब डिप करके छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब वो आए तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए होंगे, यानी कुछ तो चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हुए होंगे। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या हुए देखिए, यानी उन्होंने इसको देखा और कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, 4 ऑब्जर्वेशन आए जनरली। अब वो 4 ऑब्जर्वेशन क्या है, बड़े गौर से समझिएगा इसको कि ये जो आपका गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट आया होगा वो कहां से आया होगा। ठीक, ये मैं मानता हूं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया होगा, तो ऐसा ही कुछ रहा होगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया होगा और उसमें जिंक की रॉड डुबा दी और कुछ समय बाद उसको ऑब्जर्व किया होगा कि क्या चेंजेस हुए। अब चेंजेस क्या हुए देखो, तो 4 ऑब्जर्वेशन आए होंगे। अब वो 4 ऑब्जर्वेशन क्या हुए कि पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या है, द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, यानी हम कहते हैं द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज। जो जिंक रॉड का जो वेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ होगा। कैसे हुआ होगा देखो, मैं इसको एक डायग्राम के आधार पर समझाता हूं कि जिंक रॉड जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हुई होगी, तो जिंक की जो छड़ है वो जिंक की छड़ का भार धीरे धीरे घटने लगा होगा, यानी जिंक की रॉड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जिंक की रॉड है ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हुई। अब क्यों ऐसा हुआ होगा अभी फिर बताता हूं, ये तो ऑब्जर्वेशन है केवल, आप अपनी बुक में देखेंगे तो सेम यही पॉइंट लिखे होंगे, द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। ठीक, अब नंबर 2 पॉइंट हम कहते हैं द ब्लू कलर ऑफ। अब ये ध्यान देना, जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो हम कहते हैं द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, यानी वो गायब हो गया धीरे धीरे। जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक, तीसरा ऑब्जर्वेशन हम आते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा रेडिश ब्राउन पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट डिपॉजिटेड अराउंड जिंक रॉड। इस जिंक की छड़ के चारों ओर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, आपके रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल डिपॉजिट हो गए। ठीक, और 4th ऑब्जर्वेशन था टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, यानी जो विलयन का जो तापमान है वो तापमान बढ़ जाता है। यहीं से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, अब ये जो 4 ऑब्जर्वेशन लिए, अब क्योंकि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन लिए तो ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उनको कुछ रिजल्ट भी निकालना था, कुछ निष्कर्ष निकालना था। अब वो निष्कर्ष क्या निकला होगा देखिए, अब पहला जो ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। अब क्यों जिंक की रॉड का वेट डिक्रीज हुआ होगा, तो उन्होंने उससे कुछ रिजल्ट निकाले। रिजल्ट क्या निकाला कि जिंक की रॉड का जो वेट डिक्रीज हुआ वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो जिंक एटम है ये कन्वर्ट होंगे किसमें, जिंक आयन में। तो तभी तो, क्योंकि जब जिंक अभी तक तो मेटल के फॉर्म में था, यानी एटम्स के फॉर्म में था, तो वो जिंक का एक फिक्स वेट था। तो जिंक का वेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज क्यों हो रहा है, यानी जिंक डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व हो रहा है यानी जो जिंक मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, Zn2 पॉजिटिव आयन में। यानी हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या निकला कि जो जिंक एटम है वो कन्वर्ट होते हैं Zn2 पॉजिटिव आयन में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्योंकि रिडॉक्स पढ़ रहे हैं तो अभी हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुई है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ नहीं है, तो इसको हमने कहा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको समझना कि जिंक की रॉड का वेट कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि जिंक के एटम धीरे धीरे कन्वर्ट हुए होंगे आयन में, और आयन कहां चले गए, आपके सॉल्यूशन में चले गए। तो जब आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो जिंक की रॉड का वेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। दूसरा हमने कहा द ब्लू कलर ऑफ
द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 डिसअपियर, गायब हो गया। अब गायब क्यों हुआ ये ध्यान देना, जो ब्लू कलर होता है ये कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है ये Cu2 पॉजिटिव आयन के कारण होता है। यानी कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव आयन है तो उसका ब्लू कलर होगा। यानी जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो किसके कारण है, इस कॉपर आयन के कारण, Cu2 पॉजिटिव आयन के कारण। यानी अब ब्लू कलर गायब हो रहा है, दैट मीन्स Cu2 पॉजिटिव आयनों की संख्या क्या हो रही है, कम। अब कम कहां जा कहां रहे हैं, तो ये अनुमान लगाया गया कि जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जो जिंक ने जो रिलीज किए उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन करने के बाद द Cu2 पॉजिटिव आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, कॉपर एटम में। तो धीरे धीरे क्योंकि कॉपर आयन जो है Cu2 पॉजिटिव आयन वो कॉपर मेटल में या कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर होगा वो डिसअपियर होने लग जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी डिपॉजिटेड अराउंड जिंक, जो रॉड है उसके चारों ओर जो लाल भूरे रंग का अवशेप जमा हो रहा था, वो अवशेप किसके कारण हो रहा था, ये जो सल्फेट आयन है और जो जिंक आयन है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यानी Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन रिएक्ट करते हैं, तो ये बना देंगे आपकी क्या, ZnSO4। तो इस ZnSO4 के कारण ही उसके चारों ओर रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो रहा था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट हमने कहा, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रेज्ड और इंक्रीज, यानी विलयन का तापमान बढ़ रहा था। अब हमने 2 इक्वेशन लिखी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई थी, Zn कन्वर्ट हुआ था आपका किसमें, Zn2 पॉजिटिव में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और नंबर सेकंड इक्वेशन, द कॉपर आयन गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और जो गेन हो रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए, तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन क्या आई, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस Cu प्लस एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके रूप में निकल रही है, ऊष्मा के रूप में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है जो वेस्ट हो जा रही है। एनर्जी वेस्ट हो गई क्योंकि उसने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पाए। जो एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, उस एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पाए, इसीलिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस ओवरऑल प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिससे सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। उस एनर्जी को कैप्चर नहीं किया जा रहा है, उसको एकत्रित नहीं किया जा रहा है। तो बस यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि इस एनर्जी को हम कैसे कैप्चर करें, कैसे पकड़ें इस एनर्जी को, जो ये रिलीज हो रही है, जो वेस्ट हो जा रही है, इस एनर्जी को कैसे हम कैप्चर करें। तो इसको कैप्चर करने के लिए क्या किया गया कि ये जो डायरेक्ट मेथड हो रही थी, यानी जो ये रिडॉक्स रिएक्शन जो डायरेक्ट मेथड में हो रही थी, डायरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दोनों कांटेक्ट में है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर आयन का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक और कॉपर एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर इस डायरेक्ट वे को, ये जो डायरेक्ट वे ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर इसको इनडायरेक्ट वे में अगर हम चेंज कर दें तो इस एनर्जी को कैप्चर किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने यहीं पर अपना माइंड लगाया और उन्होंने क्या किया कि इस डायरेक्ट जो वे है, डायरेक्ट वे को इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट किया, और जब इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट किया तो इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करने पर इस एनर्जी को कैप्चर किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अब इनडायरेक्ट वे में कैसे कैप्चर किया जाए कि हम 2 बीकर ले लें, 2 कंटेनर। अभी तो एक ही कंटेनर में दोनों, यानी जो दोनों रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो एक ही कंटेनर में हो रही थी। उन्होंने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग कंटेनर में कराया। तो अब मैं इस गैल्वेनिक सेल का निर्माण आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप गौर से देखना कि गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको एक ही कंटेनर में ना करा के उसको 2 अलग अलग कंटेनर में कराया।
यानी 2 कंटेनर लिए। ठीक, फर्स्ट कंटेनर में क्या किया उन्होंने, जिंक की एक रॉड ले ली, एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक का, और इसी जिंक का इसमें सॉल्यूशन फिलअप कर दिया, यानी जिंक का सॉल्यूशन यानी जिंक का इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें उन्होंने क्या किया, ZnSO4 का सॉल्यूशन फिलअप कर दिया। जिंक की रॉड ली और उसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन भर दिया। ठीक, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है उसमें एक कॉपर की रॉड ली और उसमें इसी कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको फिलअप कर दिया, यानी इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप कर दिया। ठीक, अब दोनों देखो इनडायरेक्ट वे में जो रिएक्शन हो रही है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ये जिंक के एटम हैं, ये ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वहां तो क्या हो रहा था, एक ही कंटेनर में हो रहा था, तो जिंक ने लूज किया और कॉपर तुरंत गए, कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कॉपर आयनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहां कॉपर आयन इधर है, अब इन इलेक्ट्रॉनों को यहां जाना पड़ेगा, क्योंकि जिंक ने तो रिलीज कर दिए, इलेक्ट्रॉन कहां डिपॉजिट हो गए, इलेक्ट्रोड पे। अब इस इलेक्ट्रोड से अगर यहां जाने हैं तभी तो कॉपर आयन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहां 2 आयन है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों को कब एक्सेप्ट करेंगे, जब ये इधर जाएंगे, और इधर जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। बिना मीडियम की हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो मीडियम क्या होगा, वायर होगा। ठीक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां एकत्रित हो गए, इस इलेक्ट्रोड पे। अब इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पूरे इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जा ही नहीं सकते, तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा हमको। इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दूसरे बीकर में जाएंगे, और जब दूसरे बीकर में जाएंगे तो जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, इनको एक्सेप्ट किया किसने, Cu2 पॉजिटिव ने, यानी इस बीकर में क्या रिएक्शन हुई, Cu2 पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Cu, और इस बीकर में क्या रिएक्शन हुई, Zn रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। यही तो है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो यहीं पर माइंड लगाया, उन्होंने इस वायर के बीच में कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दिया, कोई उपकरण लगा दिया। सपोज करो यहां पर एक बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से है, देखिए आप, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कॉपर टू जिंक। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलने लगेगा। तो यहीं पर बात खत्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, यानी जो केमिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी बल्ब ग्लो किया। और इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे यहां जाके इसने कॉपर आयन को रिड्यूस कर दिया इनटू कॉपर मेटल में। ठीक, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक टू कॉपर है, यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रोड होता है आपका एनोड, और एक्सेप्ट कहां पर हो रहे हैं, कॉपर पे। तो कॉपर यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे, कैथोड, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। राइट हैंड साइड वाले बीकर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसा आप रिएक्शन में देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड होगा, यहां गेन किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहां रिडक्शन हो रहा है, और जहां रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका कैथोड। तो बल्ब ग्लो किया, यानी साइंटिस्ट का काम खत्म। फिलहाल ये उपकरण उनका सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये बल्ब ग्लो करने लगा। दैट मीन्स केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उन्होंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, रिडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे में करा के। जब डायरेक्ट वे में करा रहे थे तो एनर्जी तब भी रिलीज हो रही थी, लेकिन वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जा रही थी। तो जब उन्होंने क्या किया कि इस रिडॉक्स रिएक्शन को 2 अलग अलग कंटेनर में इनडायरेक्ट वे से किया, तो उन्होंने इस केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ठीक। लेकिन ये सेल काम करा, बट केवल 3 से 4 मिनट के लिए, केवल 3 से 4 मिनट तक ये बल्ब ग्लो किया। उसके बाद ये बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। बंद क्यों हुआ, यानी जो एपरेटस उन्होंने बनाया, जो सेल उन्होंने प्रिपेयर किया, वो सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 3 से 4 मिनट के बाद ये बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया। बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया अर्थात कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो गई, यानी जो सेल की वर्किंग है वो स्टॉप हो गई, रुक गई, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गए। क्योंकि इस सेल में थोड़ा सा एक डिफेक्ट था। अब वो डिफेक्ट क्या था, उसके बारे में क्लास 11th में आपको पढ़ाया है। वो टॉपिक है आपका सॉल्ट ब्रिज। इसमें कोई भी लवण सेतु नहीं लगा है, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक, तो ये आपका हमने भी पढ़ा कि जो गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल का निर्माण कहां से होता है, कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को गौर से देखिएगा। थैंक यू।